एमपी एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। कौन सा? एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या लेकर आया हूँ? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार, लवण बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से। अम्ल क्या होते हैं? आपने नींबू खाया, खट्टा लगता है कि मीठा? खट्टा लगता है। दही कैसा लगता है? खट्टा या मीठा? खट्टा लगता है। और कोई पदार्थ जो खट्टा लगता हो? इमली, टमाटर, बहुत सारी चीजें हैं जो खट्टे लगते हैं। अच्छा, कड़वाहट वाली चीज? खैर, अभी बात करते हैं थोड़ा सा एसिड की। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, अर्थात उसमें अम्ल घुला हुआ है। ऐसे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे हों। किसके कारण होते हैं वो खट्टे होते हैं? अम्ल के कारण। अम्ल के कारण कोई भी पदार्थ हो, अगर वो खट्टा है अर्थात उसमें अम्ल है। अम्ल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी इतना बस कि अगर कोई भी पदार्थ खट्टा है तो उसमें अम्ल है। जैसे नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। हाँ, दही खट्टी है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जो स्वाद में खट्टे लगते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के एसिड पाए जाते हैं। एसिड का अब पहचान, जैसे एसिड की अगर परिभाषा दी जाए तो परिभाषाएं बहुत सारी बताई गई। जैसे एक परिभाषा एक वैज्ञानिक दिए थे, आर्हेनियस। अम्ल की बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने सबसे पहले शुरू की। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या बताई जाती है कि वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा कि वे यौगिक जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब H+ आयन देंगे तो वो अम्ल कहलाएंगे। जैसे HCl है, HCl को जब जल में घोला जाता है H2O, इसी को आप HOH लिख सकते हैं। H2O क्या लिख सकते हैं? HOH। जब HOH जल टूटता है तो H+ और OH- आयन में टूटता है। अब जब इसको जल में घोलते हैं तो ये HCl जल में पहुंचे, यहां से टूट जाता है H+ और Cl- में, और ये जब टूटता है तो H जल के साथ जुड़ जाता है और ये बना लेता है H3O+, और ये जो Cl बच जाता है ये Cl-। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसी को सिंपली लिखा जाए, क्योंकि HCl को जल में घोलते हैं तब H+ देता है,
इसी हाइड्रोनियम आयन को, जल को अगर नेग्लेक्ट करके जैसे सरलतम रूप में लिखते हैं तो आप देखेंगे ऐसे लिख देते हैं HCl, इसको किसमें घोला गया, जल में घोला गया, तो ये टूट जाता है H प्लस Cl माइनस में। H प्लस आयन दिया, ये H प्लस आयन H2O के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो सिंपली अगर समीकरण को ऐसे लिख दिया जाए तो गलत नहीं होगा कि जब HCl को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है और C क्लोराइड आयन देता है, मतलब इसमें H प्लस आयन मिल रहा है, मतलब यह एसिड है। ठीक है, एक से अधिक H प्लस भी दे सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए H2SO4, ये कौन सा अम्ल है, ये पहला कौन सा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो इसमें देखिए कितना H दिख रहा है, 2, इसका मतलब यह 2 हाइड्रोजन आयन देगा और एक यहाँ SO4 टूटा तो SO4 आयन देगा, सल्फेट आयन। तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, यह भी एसिड है। तीसरा अम्ल है, जैसे एग्जांपल में HNO3, इसमें भी H दिख रहा है, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और NO3 माइनस, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन मिलता है, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। तो यह क्या हो गया, यह भी अम्ल है। तो आर्हेनियस के अनुसार वे यौगिक जो जल में घोले जाते हैं और जल में घोले जाने के पश्चात H प्लस आयन देते हैं, उनको क्या कहते हैं, अम्ल है। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार ही क्षार की परिभाषा दी गई, बेस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, क्षार बेस किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार कि वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर OH माइनस आयन, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, जल में घोलने पर क्या दे, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन दे, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जल में घोलने पर H प्लस आयन दे तो अम्ल, जल में घोलने पर OH माइनस आयन दे तो क्षार। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, NaOH, दिख रहा है, OH दिख रहा है, जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये किसमें टूटेगा, Na प्लस में और OH माइनस में। तो ये देखो OH माइनस आया, OH माइनस आया तो इसे हम क्या कहेंगे, क्षार। गुड, इसे क्या कहेंगे, क्षार। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। और दूसरी एग्जांपल देखो, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड था, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, यह एक प्रबल क्षार है। दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलेंगे तो ये किसमें टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस, ये भी OH दिया, क्या कहलाएगा, क्षार। ये प्रबल क्षार था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। तीसरा देखिए, पहचान रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH देगा, गुड, 2 OH दिख रहे हैं ना, इसको जब जल में घोलेंगे तो कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, 2 है ना, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये भी आर्हेनियस के अनुसार क्या है, क्षार है। तीसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र तो पहचान रहे हो ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH दिख रहा है, ये भी टूटेगा तो Al एल्यूमिनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, तो यह भी क्या है, क्षार है। ठीक है, तो
अम्ल और क्षार की परिभाषा हुई आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड आर दोज कंपाउंड इन व्हिच इज dissolve in water give H plus ion is known as acid। मतलब कि आर्हेनियस के अनुसार वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन सब में H प्लस रिलीज होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस का कॉन्सेप्ट क्या है? दोज कंपाउंड which is dissolved in water give OH ion, hydroxide ion, those compound is known as base। ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH dissolved in water it gives sodium ion and hydroxide ion। okay, this compound is known as sodium hydroxide, it is common name caustic soda। this compound is ammonium hydroxide, this is ammonium hydroxide, when it dissolved in water then it gives ammonium ion and hydroxide ion, ammonium ion and hydroxide ion। it is a स्ट्रॉन्ग बेस। कास्टिक सोडा क्या है? प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार है, वीक बेस। बट दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। OH दे रहा है, कितने OH? 2। ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, 3 हाइड्रोक्साइड दे रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस? ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, जब नए कॉन्सेप्ट कब बनते हैं? जब पुराने कॉन्सेप्ट में कोई खामियां आ जाती हैं, त्रुटियां आ जाती हैं, तो उसको चेंज किया जाता है और चेंज करने के बाद नए कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। तो इसमें भी एक कमी रह गई कि ये इसमें कमी क्या थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, कि जल में घोलने पर H प्लस आयन दे तभी वह बता सकते हैं कि अम्ल है, OH आयन दे तभी बता सकते हैं कि क्षार है। लेकिन ऐसे ही यौगिक जो जल में घोलने पर H प्लस न देते हो, जिनके पास H न हो, तो उनको कैसे बताएंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है? जैसे BF3, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसे बताएंगे अम्ल है कि क्षार है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट इसके लिए लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसके लिए जब लागू नहीं हो पाएगा तो इसके लिए फिर नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता हुई। तो नया कॉन्सेप्ट एक आया लुईस कॉन्सेप्ट। और भी कॉन्सेप्ट है, एक हम बात करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड और लुईस बेस। देखिए लुईस एसिड और लुईस बेस क्या है? लुईस एसिड एवं लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस क्या कहते हैं? लुईस के अनुसार कि ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु के ऊपर या केंद्रीय परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित जोड़ा इलेक्ट्रॉन या एक युग्म इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। फिर से लुईस के अनुसार ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास एक युग्म इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, उनको हम कहते हैं लुईस क्षार। और जिनके पास
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब एक युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको कहते हैं लुईस अम्ल। देखिए लुईस अम्ल की परिभाषा, वे यौगिक जिनके पास जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी हो लुईस अम्ल कहलाते हैं। वहीं क्षार के लिए क्या होगा कि वे यौगिक जिनके पास जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक युग्म इलेक्ट्रॉन की, इतना चेंज कर देंगे, कमी नहीं, क्या हो, अधिकता, क्या हो, अधिकता हो, वो कहलाते हैं लुईस क्षार। ठीक है। अब जैसे देखिए NH4 सॉरी अभी BF3 आया था ना, BF3 में इसके ये जो बोरान केंद्रीय परमाणु है इसको हम ऐसे लिखेंगे BF3। तो बोरान के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी, एक युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी, कैसे पता चलेगा कि इसके पास एक युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो हम एक अभी रूल बात करते हैं, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम के अनुसार केंद्रीय परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या है, उसका अष्टक पूरा है। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन के बाद उनके पास कितना कमी है या कितना अधिकता है, कमी है या अधिकता है। और अष्टक के बाद भी बंध बनाने के बाद उनके पास कितने जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच गया जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए। तो अगर बंध बनाने में भाग नहीं लिए तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा, और ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच गया तो जिसके पास बचा हुआ होगा तो कहेंगे वह क्षार है। जिसके पास बचा हुआ नहीं है, जिसका अष्टक पूरा नहीं है, उनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो उसको हम कहेंगे लुईस अम्ल। बोरान के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब वह 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से उधार लेता है, तो इसलिए यह क्या है, लुईस के अनुसार क्या है, अम्ल। देखिए परिभाषा में लिखा है एक या एक से अधिक युग्म इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। BF3 के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसलिए यह क्या है, अम्ल है। यही अमोनिया को देखिए, अमोनिया NH3, अमोनिया के पास एक, नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिक होता है, और इसीलिए यह क्या होता है, लुईस के अनुसार क्षार होता है। अब कैसे, जरा कैसे इन सब, ये कैसे पता चला कि इसके पास अधिक है या कम है? अब इसके लिए हम एक संरचना बनाते हैं, NH3 की बात करते हैं। नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 7, तो ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, यही ना, 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, 1s1 1 इलेक्ट्रॉन, यही संरचना हुआ। अब नाइट्रोजन के पास देखिए, इसको बोर के नियम के अनुसार भी आप कर सकते हैं, 2 और 5, 5 7 हो गया ना, बोर के अनुसार। देखिए 2 और ये 2 और 3, ऊपर वाले को जोड़ो, 2 3 5, 2 और 5, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब देखिए यहां लिखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ कैटो हाइड्रोजन है 3, तो बगल में लिख लीजिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन
3 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। तो यहाँ पे देखिए इसका ऐसे दिखा लीजिए, क्रॉस, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये अष्टक नियम के अनुसार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं, बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पूरा करने के लिए क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। तो ये नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये ध्यान है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नहीं लेगा। केंद्रीय परमाणु इसमें कौन है? नाइट्रोजन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी केंद्रीय परमाणु से, लिखा था केंद्रीय परमाणु के पास, तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन किससे लेगा? 1 इसके पास था, 1 इससे लिया, 2 हो गया। नाइट्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन देखिए, इसके पास 1 था, ये भी 1 इससे ले लिया, 2। ये हाइड्रोजन देखिए, इसके पास 1 है, 1 इससे ले लिया, 2, ठीक है। ये हाइड्रोजन अष्टक नियम का अपवाद है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। अष्टक नियम के अनुसार कितना होना चाहिए? 8। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 2 3 4 5। क्या होना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 3। तो इन तीनों को हाइड्रोजन को 1 1 देता है, 1 1 दिया था ना, तो इनसे 1 1 लेगा भी। तो हाइड्रोजन से 1 1 ले लिया, तो इसका देखिए नाइट्रोजन का 5 ये वाला था, 1 इससे 6, 1 इससे 7, 1 इससे 8, अष्टक पूरा हो गया। अब जरा नाइट्रोजन के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो साझेदारी में भाग लिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? बचे हुए। 2 इलेक्ट्रॉन ये जो किसी से बंध नहीं बनाए, तो इनके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया था, ये दिखा लेंगे। और जिनके साथ वो 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो एकल बंध। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो 2 बंध, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो 3 बंध। तो अभी देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इसलिए क्या बनेगा? एकल बंध। यहाँ भी 1 1 इलेक्ट्रॉन, एकल बंध, यहाँ भी 1 1 इलेक्ट्रॉन, एकल बंध। तो अब देखिए नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और जिसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो वो क्या कहलाता है? क्षार। तो लुईस के अनुसार ये क्या हो गया? अमोनिया, क्षार। ये क्या हो गया? क्षार हो गया। लुईस के अनुसार अम्ल की जरा बात करते हैं। तो अब अम्ल के लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था? BF3। ये अम्ल है, कैसे? लुईस के अनुसार देखते हैं। अब फिर से जरा देखिए, अब इसमें कौन कौन परमाणु है? बोरान है, और कौन है? फ्लोरीन है। तो पहले इनका परमाणु क्रमांक 5, इसका 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 1s2 2s2 2p1, इसको लिख सकते हैं 2 और 3। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2 1 3। इसमें परमाणु क्रमांक 9 है, तो क्या रहेंगे? 2 5, ये ना। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p5, देखो 2 2 4 5 9, सॉरी ये हो जाएगा 2 और 7, जोड़ो 2 और 5 2 7, 2 और 7 होगा, ठीक है। बोरान के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3। यहाँ पे बोरान लिख लो। बोरान के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 7। तो यहाँ पे फ्लोरीन लिखो, कैटो फ्लोरीन है 3। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अष्टक नियम अब आ जाते हैं। अष्टक नियम क्या कहता है कि उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। संयोजकता में बताया गया था ये टॉपिक। तो इनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन से, ये 1 इलेक्ट्रॉन बोरान से ले लेगा, 7 1 8। ये फ्लोरीन 1 बोरान से ले लेगा, इसके पास भी 7 1 8। इसके पास भी 7 था, 1 ले लिया बोरान से, 7 1 8। अब बोरान सबको दिया है तो सबसे लेगा, इसके पास क्या था? 3, और 3 दिया है। देखिए जितना देंगे उतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं ले सकते। तो इस बोरान सबको 1 1 दिया, तो सबसे 1 1 लेगा, 1 इस फ्लोरीन से, 1 इस फ्लोरीन से, और 1 इस फ्लोरीन से। तो देखिए 3 इसके पास था, 3 ले लिया, तो 3 3 बोलो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन। तो
बोरान के पास कै इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन, और अष्टक इसका पूरा हुआ 8 होना चाहिए ना। तो बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अब अम्ल पे आओ, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास एक या एक से अधिक युग्म इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो बोरान के पास एक युग्म इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और जिसके पास कमी होती है वो क्या कहलाता है, लुईस अम्ल। तो लुईस के अनुसार बोरान BF3 क्या है, अम्ल है। कैसा अम्ल है, लुईस अम्ल है। ठीक है, तो लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार का कांसेप्ट हो गया। इसमें हाइड्रोजन नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। अम्ल की देखिए 3 परिभाषाएं हो गए। एक, स्वाद में जो खट्टे होते हैं अम्ल होंगे, जो स्वाद में कड़वे होंगे वो क्षार होंगे। एक दूसरा परिभाषा आया आर्हेनियस के अनुसार कि वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल, और जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, क्षार। तीसरा कॉन्सेप्ट आया लुईस का। लुईस के अनुसार वे यौगिक जिनके बाहरी कक्षा में साझेदारी के पश्चात एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा रह जाए, है ना, BF3NH3 वाले में उनके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा रह जाए या एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, तो वह लुईस के अनुसार क्षार कहलाते हैं। और जिनके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, तो क्या कहलाएंगे, अम्ल। जैसे इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर हुआ? तो ये आज का कॉन्सेप्ट हुआ अम्ल, क्षार, लवण का। बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बने रहिए अपने चैनल MP एजुकेशन पॉइंट में।